तो ये मेरे पास एक्सेल की फ़ाइल है, मैं इसको नए सिरे से ओपन करता हूँ और इसमें आज हम काम करेंगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना सीखेंगे, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने सीखेंगे और इस तरीके से सारे काम करेंगे, चार्ट्स वगैरह हम बनाने सीखेंगे। तो उसके लिए मेरे पास डाटा होना चाहिए। तो डाटा मैंने लिया है पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो एक किताब है फर्स्ट ईयर की, उसमें सबसे जो पहली एग्जांपल है चैप्टर 2 में, उससे मैंने डाटा लिया है। तो वो मैं डाटा आपको शो करता हूँ अभी। ये एग्जांपल है 2.1 स्टूडेंट हाइट ऑफ डाटा, ये है। तो मैं वो डाटा इधर ओपन कर लेता हूँ फाइल से और ओपन। ये मेरे पास फाइल है इधर, बुक 1, बुक 1 ये फाइल है। तो इसमें ये सारा आज एक बच्चे ने ग्रुप में क्वेश्चन किया था, तो उसको मैंने ये सारा करके दिया था आज काम। तो ये मेरे पास, ये मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से ये सारा कुछ करते हैं, मगर अभी ये डाटा है मेरे पास। एक बच्चा है, उसका ये डाटा है। ठीक हो गया। एक बच्चा है, उसका ये मेरे पास डाटा है। ये एग्जांपल लिया है मैंने, एग्जांपल 2.1 हाइट ऑफ द स्टूडेंट, और ये बुक है स्टैटिस्टिक्स की, फर्स्ट ईयर की बुक है ये, पंजाब टेक्स्ट बुक। अच्छा। और इसमें अगर आप देखें तो मैं अब आपको बना के दिखाऊंगा इसके ज़रिए कैसे हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इसमें मैक्सिमम नंबर कौन सा है, फिर आपको पता होना चाहिए इसमें मिनिमम नंबर कौन सा है। तो आपने ये दोनों निकालने के लिए, मैक्सिमम और मिनिमम, आप एक फार्मूला यूज़ करेंगे मैक्स का, MAX, मैक्स। और आगे से ये ब्रैकेट, ब्रैकेट से आगे ब्रैकेट ये शो कर दिया कि ये फंक्शन है। तो इसके अंदर अब आपने आर्गूमेंट पास करने हैं। तो आर्गूमेंट में आपने जितना भी आपके पास डाटा है वो सारा आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो ये मैं डाटा सेलेक्ट कर रहा हूँ, और सॉरी ये सिलेक्ट नहीं हुआ, अभी मैं दोबारा सेलेक्ट कर रहा हूँ। और फिर आपने जब सेलेक्ट हो जाएगा तो ब्रैकेट को क्लोज करना है और इंटर दबा देना है। अभी 112 जो है ये मैक्सिमम नंबर है। इसी तरीके से आपने मिनिमम नंबर निकालना है। मिनिमम नंबर के लिए MIN मीनिंग का एक फार्मूला है, और इसको आपने इसी तरीके से सिलेक्ट करना है और ये क्लोज कर दिया। तो सबसे जो मिनिमम नंबर है वो ये है। अभी नंबर 2 पे जब हमें बनानी पड़ती है, फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी पड़ती है, तो हमें रेंज चाहिए होती है। तो रेंज को 8 से डिनोट किया जाता है, और रेंज निकालने के लिए मैक्सिमम माइनस मिनिमम करते हैं हम। तो मैक्सिमम नंबर ये है, माइनस मिनिमम नंबर ये है। तो इसमें नंबर नहीं मैं माइनस कर रहा है ये, बल्कि सेल मैं माइनस कर रहा हूँ, C1 को माइनस C2 से मैं माइनस कर रहा हूँ। तो ये मेरे पास रेंज आ गई है 21। तो इसके बाद हमें क्या बनाना होता है, हमें क्लासेस के बारे में डिसाइड करना होता है कि कितनी इसके अंदर क्लासेस हैं। तो क्लासेस को हम कैपिटल C से डिनोट करते हैं। तो क्लासेस जो हैं इसको हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक इसका फार्मूला होता है 1 + 3.3 log of n, और एक इसका फार्मूला आता है स्क्वायर रूट ऑफ n। तो मैं इधर स्क्वायर रूट ऑफ n को यूज़ करूँगा, SQRT स्क्वायर रूट इज इक्वल टू SQRT स्क्वायर रूट, और n के अंदर आपने जितनी भी ये वैल्यूज़ हैं इनको गिनना है, ये कितनी वैल्यूज़ हैं, और फिर आपने इधर डालना। तो ये तकरीबन वैल्यूज़ मैं आपको गिन के बताता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29। तो ये तकरीबन 29 वैल्यूज़ हैं। तो ये मैंने इधर डाल दिया। तो स्क्वायर रूट जो मेरे पास आया है इसका वो है 5, यानी कि इसका मतलब है कि हमने अपनी जो क्लासेस बनानी है
फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वो क्लास लिमिट्स जिसे हम कहते हैं वो होंगी, उसकी जो नंबर होगा वो 5 होगा, या अप्रोक्सीमेटली हम इसको ले लेते हैं 6। हमेशा आपने मैक्सिमम वाला लेना है, मिनिमम या 5 नहीं आपने लेना, उससे एक बढ़ा देना अगर आपका पॉइंट में इस तरह की वैल्यू आ रही हो। ठीक हो गया। उसके बाद आपने क्लास बिट्स के बारे में डिसाइड करना होता है। तो क्लास बिट्स को हम एच से नोट करते हैं, और ये किसके बराबर होती है, ये होती है बराबर रेंज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्लासेस। तो जो हमारे पास क्लास विड्थ आ रही है वो आ रही है 4.16667। तो इसको हम अप्रोक्सीमेटली 5 कर देते हैं। जिस तरह हमने इसको 6 किया ना, एक बढ़ाया है, इसी तरीके से हमने इसको भी बढ़ा दिया है, इसको 6 कर दिया। ठीक हो, 4 को हमने 5 कर दिया। तो ये हमारे पास बेसिक जो हमें डाटा चाहिए फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए वो हमारे पास अब आ गया। अभी हमने क्या करना है कि सबसे पहले जो मिनिमम वैल्यू है वो हमने लिख लेनी है। मिनिमम वैल्यू क्या है हमारी, 87। ठीक हो गया। इसके सामने आपने, ये हमारी लोअर क्लास लिमिट होगी, एल सी एल, एल सी एल, और ये हमारी होगी अपर क्लास लिमिट, यू सी एल। ठीक हो गया। लोअर क्लास लिमिट होगी और अपर क्लास लिमिट होगी। अभी ये लोअर क्लास लिमिट में सबसे जो आपकी स्मॉलेस्ट वैल्यू आपने वो डालनी है। उसके बाद जो आपके पास अपर क्लास लिमिट है उसके अंदर आपने इस वैल्यू के अंदर क्लास लिमिट को ऐड, यानी कि क्लास जो विड्थ है उसको आपने ऐड कर देना है, प्लस ये हमने 5 क्लासेस ली थी तो आपके पास ये आ गया। अभी इस सेल के अंदर ये जो आपका ये वाला जो सेल होगा उसके अंदर आपने एक जमा करना है, यानी कि 92 प्लस 1, तो ये आ गया 93। ये लोअर क्लास लिमिट आ गई। ठीक हो गया। तो इसी तरीके से आपने अभी इसको नीचे ड्रैग कर देना है, 1 2 3 4 5 6। ठीक हो गया। और इसको भी आपने ड्रैग कर दिया नीचे, 1 2 3 4 5 6। सॉरी, इधर थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, मैं 1 मिनट से चेक कर लूँ क्या मसला है। ये वैल्यू आई इन दोनों को जमा करके, सॉरी इधर हम डायरेक्ट इसमें 5 जमा कर देते हैं। ठीक हो गया। और ये 93 आ गया, और इधर इस वाले को ड्रैग कर देते हैं, और ये हमारी बन गई क्लास लिमिट्स। तो क्लास लिमिट्स को आप कैसे पहचानते हैं कि ये क्लास लिमिट्स हैं? ये जो 92 है इससे आगे वाली, इससे एक वैल्यू ज़्यादा होगी, तो ये हमारे पास अभी इसकी बन गई है क्लास लिमिट्स। आप इसको सेंटर लाइन कर लें, और ऊपर इसको आप बॉर्डर लगा लें इधर से, और इनको बोल्ड भी कर लें। तो ये लोअर क्लास लिमिट्स और अपर क्लास लिमिट्स बन गई। अभी हमने बनानी है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए हम क्या करते थे, हम टैली करते थे, देखते थे कि इस क्लास में कितनी वैल्यूज आ रही हैं, इस क्लास में कितनी आ रही है, इस क्लास में कितनी आ रही है, इस क्लास में कितनी आ रही है, इस क्लास में कितनी आ रही है। मगर एक्सेल में आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक्सेल में आपने जाना है इधर डाटा वाली टैब में। डाटा वाली टैब में आपके पास ये एक टूल होगा डाटा एनालिसिस का। डाटा एनालिसिस के टूल में आपने इधर आना है। मैं आपको इधर से थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, सॉरी जूम नहीं हो रहा। आपने हिस्टोग्राम वाले टैब पे आना है और ओके कर देना है। ओके करने के बाद इधर ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। इसमें आपने इनपुट रेंज में वो सारा डाटा दे देना है जिसके आपने फ्रिक्वेंसी निकालनी है। तो मेरे पास इधर से डाटा है, तो मैं ये सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये सारा डाटा इनपुट रेंज। फिर आ जाता है बिन रेंज। बिन रेंज के अंदर आपने अपनी अपर क्लास लिमिट्स जो हैं वो सारी देनी है। तो ये मेरी अपर क्लास लिमिट्स हैं, ये मैंने सारी दे दी। फिर आपने लेबल जो है इसको ऐड कर लें, और
इसके बाद आउटपुट रेंज के लिए आपने कोई कॉलम सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं आउटपुट रेंज के लिए ये कॉलम सेलेक्ट कर लेता हूँ और फिर एक इधर चार्ट चार्ट आउटपुट मैं इधर जनरेट कर लूँगा, एक चार्ट भी आ जाएगा हिस्टोग्राम का। तो ये मैं ओके कर देता हूँ। तो ये मेरे पास इसने ऑटोमेटिकली मुझे फ्रिक्वेंसीज निकाल के दे दी हैं। इस रेंज के अंदर कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं, इस रेंज के लिए कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं, इस रेंज के लिए कितनी आ रही हैं, और ये इसका एक हिस्टोग्राम भी बन के आ गई है ऑटोमेटिकली। तो आप देख सकते हैं ये। मैं ज़रा इसको बुक से वेरीफाई कर लूँ कि ऐसे ही बन रही है इसकी हिस्टोग्राम। ये इसकी ऐसे ही बन रही है हिस्टोग्राम। तो ये हो गया इसका तरीका, हिस्टोग्राम कैसे बनाते हैं। और ये अभी आपके पास जब फ्रिक्वेंसीज आ जाती हैं तब आपका सारा काम आसान हो जाता है। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने सिर्फ ये फ्रिक्वेंसी वाले को इधर से कॉपी करना है कंट्रोल सी से, और इधर आपने कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया। ठीक है। अभी आपने सी डॉट एफ से कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी निकाल लेनी है। कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी निकालने का जो तरीकाकार है वो आप सबको पता होगा कि पहली वाली जो वैल्यूज़ है वो वैसे ही रहने देते हैं हम, यानी कि 15 है, 15 वैसे ही रहेगा। और उससे अगली वाली वैल्यूज़ जो है उसमें पिछली वाली वैल्यूज़ ऐड कर देंगे। तो इज इक्वल टू 8 प्लस 15, 33 आ गया। इसी तरीके से आपने इसको नीचे तक ड्रैग कर लेना है अपने क्लासेस तक। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास आ गई इसकी कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ गई है। आई थिंक ये गलत है। 518, 5 प्लस 15 प्लस 18, 15 प्लस 18, 4 प्लस 1, इसमें थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है। अभी एक मिनट ज़रा चेक करते हैं। इज इक्वल टू SUM सम इज इक्वल टू 28 है। तो इस जगह पे आपके पास 28 आना चाहिए। कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी का ये रूल है कि ये आपके सम ऑफ वैल्यूज़ के साथ बराबर होनी चाहिए। तो इसमें थोड़ी सी गड़बड़ है, वो मैं दूर कर लेता हूँ। अभी क्या मसला है इसमें, आपने ये वाला कॉलम सेलेक्ट किया और इसमें आपने 15 ऐड की तो 23 आ गया, और इसको आपने ड्रैग कर लिया। तो ये अब आप देख सकते हैं जो लास्ट वाली है और ये वाली है, ये दोनों बराबर आ गई हैं। ठीक है, ये दोनों बराबर आ गई हैं। तो ये हो गया हमारे पास कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी आ गई। इसी तरीके से आप इसकी रिलेटिव फ्रिक्वेंसी निकाल सकते हैं R.F के नाम से। रिलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या होती है, सम जो आपके पास होता है, यानी कि 28 आपके पास सम है, डिवाइडेड बाय जो आपकी फ्रिक्वेंसी होती है क्लास की वो। तो इसको आप जब नीचे तक ड्रैग कर लेंगे तो आपके पास ये आ जाएगी, कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी आ जाएगी। ये जो नीचे वैल्यूज़ आ रही हैं ये कह रहे हैं कि ज़ीरो से डिवाइड करेंगे तो ये इन्फिनिटी नंबर आता है। तो ज़ीरो से, यानी कि अगर डिनोमिनेटर में ज़ीरो हो तो इन्फिनिटी आता है। तो इसलिए रिलेटिव फ्रिक्वेंसी इन सेल की नहीं होगी, क्योंकि इनके अंदर ये अगर आप देखें तो ये ज़ीरो ज़ीरो आ रहा है। ठीक हो गया। रिलेटिव फ्रिक्वेंसी का जो सम होता है वो SUM सम वो इक्वल टू 1 होता है। तो आप इन तीन कॉलमों चार को जमा करके देखें ज़रा, इसमें भी थोड़ी सी गड़बड़ आ गई है मेरे ख्याल में। रिलेटिव फ्रिक्वेंसी, रिलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालने के लिए आपको
फार्मूला मैं इसका देख लेता हूँ पहले बुक से कि ये सही है कि नहीं है सही। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है फार्मूला तो इधर सही लिखा हुआ है, इसको ज़रा दोबारा से इधर मेरे ख्याल में टाइप करने में कोई गलती हुई होगी। ट्वेंटी सॉरी, आपने जो करंट फ्रीक्वेंसी है वो ऊपर लेनी है, यानी कि ये डिवाइडेड बाय आपने सम को करना है। तो ये आपने सम कर दिया डिवाइड, तो आपके पास इधर से इसको ज़रा ड्रैग करके देखें नीचे, तो आपके पास ये सारी रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज आ गई हैं। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो सम होता है वो 1 के बराबर होता है। तो हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं, इसका सम निकाल के। ये सम का फार्मूला है, आपने इसकी रेंज जो है वो देख लेनी है। तो ये आपके पास 1 आ गया है। आप परसेंटेज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं, P.R.F परसेंटेज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। उसके लिए जो फार्मूला होता है वो क्या होता है कि आपने ये जो वैल्यूज़ है ये इस सेल की, इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। तो मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक हो गया। तो ये आ गया 53%। और इसी तरीके से आप नीचे तक ला सकते हैं इसको। तो इसका जो सम होगा वो होगा बराबर 100 के। इसको वेरीफाई करने के लिए हम देख लेते हैं। अगर आप इसको सम करें तो ये 100 आना चाहिए। तो आप देखें ये परसेंटेज रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का सम जो है ये हमारे पास इस वक्त 100 आ रहा है। तो इसके बाद आप एक और जो चीज़ होती है वो होती है कुमुलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, C.R.F कुमुलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी से बोला जाता है। तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है आपकी करंट कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, करंट कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि ये वाली इज इक्वल टू करंट कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी, यानी कि टोटल जो आपके पास है वो। तो टोटल हमारे पास क्या है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज वो है 28। इसको ऐसे ही आपने किया तो आपके पास आ गई है कुमुलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो आपने इसको भी ड्रैग कर लेना है, ठीक हो गया। तो आपके पास ये सारा आ रहा है। इसके एंड पे आप देखेंगे तो ये इधर 1 आ रहा होगा कुमुलेटिव रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये सारी जो कैलकुलेशन थी ये जो मैंने इधर की हैं ये सारी थी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये हमने चैप्टर 1 में पढ़ा हुआ है। आपने कोई भी कोर्स पढ़ा होगा स्टैट का, उसमें ये लाजमी होता है। जो स्टार्टिंग में बिल्कुल होता है वो प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा वाला चैप्टर हो, उसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से आप फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते हैं और ये सारी चीज़ें करते हैं। तो ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया इसका कि किस तरीके से आप बना सकते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके लिए हमारे पास फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म का मुख्तलिफ़ रिसोर्स से डाटा हो सकता है। उस डाटा को हमने एनालाइज करना होता है। तो उसके लिए अभी अगर आप देख रहे हों, आप अगर इससे अंदाज़ा लगाएं, ये वाला जो डाटा हमें इधर गिवन है ये रॉ डाटा है, ये ना असेंडिंग में है ना डिसेंडिंग में है, ये अरेंज डाटा नहीं है, रफ डाटा। इससे आपको कोई अंदाज़ा नहीं हो रहा कि ये क्या चीज़ है और क्या नहीं है। मगर जब आप इस डाटा को एनालाइज करते हैं, यानी कि इस डाटा की जब आप बना लेते हैं, इधर हिस्टोग्राम वगैरह बना के देखते हैं, तो आपको पता चलता है कि जो सबसे ज़्यादा वैल्यूज़ फॉल कर रही हैं वो फॉल कर रही हैं इस रेंज के अंदर। यानी कि 98 वाली जो क्लास है, ये वाली जो क्लास लिमिट्स है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी फॉल कर रही हैं। इससे आपको ये अंदाज़ा हो रहा है, ठीक है।
98 वाली क्लास 93 से 98 तक जो है ना, इसके अंदर 15 वैल्यूज़ हैं जो कि ऐड हो रही हैं। ये देख लें आप। ये इसके बाद इसी तरीके से आप इधर देख सकते हैं, जो 104 वाली क्लास है उसके अंदर कितनी फ्रिक्वेंसी, कितने लोग आ रहे हैं, और इसी तरीके से ये जो है। तो ये सारे इसकी हो गई। इंटरप्रिटेशन के लिए आपको हिस्टोग्राम की ज़रूरत पड़ती है। ठीक हो गया। उसके बाद जो आपके पास मेन काम आता है वो आपने अभी इन सब को प्लॉट करना है। तो प्लॉट करने के लिए आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें हैं। तो अगर मैं आपको ये हिस्टोग्राम जो है ये मैं आपको दूसरे तरीके से बना के दिखाता हूँ अभी। उसके लिए आपके पास लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट जो है वो एक ही। इसको मैं मर्ज कर देता हूँ, इधर से मर्ज सेंटर। इसको भी मर्ज सेंटर, इस सेल को भी मर्ज सेंटर, इस सॉरी इस सेल को भी मर्ज कर देता हूँ, इस सेल को भी मर्ज कर देता हूँ, इस सेल को भी मर्ज कर देता हूँ, और इसे भी मैंने मर्ज कर दिया। और इधर तक मैंने, सॉरी हमें सिर्फ इधर तक ही चाहिए, ठीक है। तो इधर तक मैंने सेल को मर्ज कर लिया। तो इधर मैं लिख लेता हूँ क्लास लिमिट, CLASS क्लास डॉट LIMITS क्लास लिमिट्स। ठीक हो गया। इसके अंदर आपने अपनी क्लास लिमिट्स लिख लेनी है सारी, 87 टू 92। ठीक हो गया। 93 टू 98, 99 टू 104। फिर आपके पास आती है 105 टू 110। फिर आपके पास आती है 111 टू 116। फिर आपके पास जो लास्ट क्लास आ रही है इधर 117 टू 122। ये आपने सारी लिख ली। अभी आपके पास इधर जो क्रॉस फ्रिक्वेंसीज हैं वो आप इधर लिख लें। तो फ्रिक्वेंसीज मैं इधर से जस्ट कॉपी कर रहा हूँ, Ctrl+C, और इधर आके मैंने कॉलम सेलेक्ट, सेल सेलेक्ट किया और कंट्रोल भी कर दिया। तो ये फ्रिक्वेंसीज आ गई मेरे पास। ये आप देखें ना, अगर तो इस तरह के फॉर्मेट में आपके पास डाटा आ रहा होता है जब आप बुक्स में पढ़ते हैं। तो आपने ये डाटा को सिलेक्ट करना है। इसमें जो पहले वाला कॉलम है ये एज एक्स एक्सिस सिलेक्ट हुआ है, और जो सेकंड वाला ये एज वाई एक्सिस सिलेक्ट हुआ है। आपने इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट में जाके आपने कोई, यानी कि जो आपने बनाना चाह रहे हैं उसको आपने सेलेक्ट करना है अपने डाटा के हिसाब से। तो ये आपके पास इस तरीके से नीचे अगर आप देखें तो ये आपके पास क्लास लिमिट्स आ गई हैं। ये ये सारी क्लास लिमिट्स हैं। और ऊपर अगर आप देखें तो ये सारी इधर फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी आ गई। रेड जो है ये आपको डिनोट कर रहा है फ्रीक्वेंसी से। तो बिलो तो इधर है ही नहीं, तो हम बिलो को इधर से रिमूव भी कर सकते हैं। तो बहरहाल ये बात का काम है। सिर्फ अभी आपको मैंने बताया कि किस तरीके से आपने इसको फ्रीक्वेंसीज को प्लॉट करना है। तो मैं इसको इधर इसके ऊपर ले आता हूँ। अभी मैं इस कॉलम को इधर से Ctrl+C से कॉपी करता हूँ और इधर लेके आता हूँ Ctrl+V से। इसको मैं इधर ले आया हूँ। और अगर आप देखें तो अभी मैं इसको कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी के साथ ग्राफ करूँगा। तो कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी मैंने इधर से कॉपी कर ली, Ctrl+C से कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी कॉपी की, और Ctrl+V से इधर आके मैंने पेस्ट की, और मैंने इन दोनों को अब सेलेक्ट कर लिया। अभी कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी को हम ग्राफ करेंगे। तो उसके लिए आप फिर ग्राफ में गए और आपने इसी कॉलम को सिलेक्ट किया। तो आपके पास कम्यूटेटिव फ्रिक्वेंसी इस तरीके से बन के आ रही है।
सॉरी, इधर थोड़ी गड़बड़ हो गया। इधर सी एफ जो है ये 15 15 सारा आ गया, तो 15 नहीं आना चाहिए था। मैं इसको ज़रा दोबारा से वैल्यूज इसमें डाल लेता हूँ। 15 और इधर आता है हमारे पास 23। 23 के अब देख रहे हैं ये चेंज हो रहा है। और इधर हमारे पास आती है इसकी कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी की वैल्यू जो है वो 27। और इस जगह पे जो हमारे पास आती है वैल्यू वो है 28। और आगे 28 ही रहती है। तो आप अगर देखें तो ये नीचे से शुरू हो रहा है इधर से, और ये ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी इस तरीके से हमने ड्रा की है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास इसको बनाने का तरीका, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी को किस तरीके से हम बना सकते हैं। इसी तरीके से आप जितने भी आपके पास केसेस हैं वो सारे कर सकते हैं। अभी एक और चीज़ आपको बताना सिखाता हूँ कि हम ये मल्टीपल बार चार्ट कैसे बनाते हैं। तो ये हम देखते हैं कि मल्टीपल बार चार्ट कैसे बनाते हैं। तो ये मैंने पहले आपको पढ़ाने से पहले मैं एक और जगह पे पढ़ा रहा था, तो उधर मैंने उनको मल्टीपल बार चार्ट बनाना सिखाया था। तो मैंने क्या किया है, सबसे पहले मेरे पास ये डाटा है। ठीक है, ये डाटा मैंने कहाँ से लिया है? ये डाटा मैंने लिया है उसी बुक से। और ये बुक और ये एग्जांपल है उस बुक के अंदर 2.6 यानी कि चैप्टर 2 है, और इसमें छठी एग्जांपल है। तो इसमें हमने क्या करना है कि हमारे पास जो है प्रोडक्शन है इन केजी है, 1000 के हिसाब से। इधर हंड्रेड लिखे हुए हैं मगर ये 1000 के हिसाब से है। आपको ईयर गिवन है 1987, 1988 और 1989। आपको लोकेलिटी गिवन है, यानी कि वो एरिया गिवन है, लोकेलिटी 1, लोकेलिटी 2 और लोकेलिटी 3। तो ये आपके पास ये सारा डाटा इधर गिवन है। और इसके अंदर जो है लोकेलिटी 1 के अंदर 1987 में 500, 1988 में 600 और 1989 में 800। ये 800 नहीं है ये, बल्कि ये 8000 है। 600 नहीं है, 6000 है। 500 नहीं है, 5000 है। तो आपने इसको अपलोड करना है। तो इसको अपलोड करने के लिए आपको क्या चीज़, इस तरह का जब आपके पास केस होता है तो तब आप यूज़ करते हैं मल्टीपल बार चार्ट या मल्टीपल बार डायग्राम इसे कहते हैं। तो इसको किस तरीके से आपने बनाना है, ये वैसे मैंने बनाया हुआ है आपके सामने। ये जो है ये बना हुआ है, मगर मैं आपको फिर से इसको बना के दिखाता हूँ। आपने इसको सेलेक्ट किया डाटा को अपने को, ठीक हो गया। इधर से आप गए इस जगह पे, और फिर आपने ये वाला ही क्लस्टर्ड कॉलम यानी कि जिसे हम कहते हैं, ये आपने सेलेक्ट कर लिया। तो आपके पास ये एक बना आ रहा है ग्राफ। ठीक है, तो ये ग्राफ अगर आप देखें और ये वाला ग्राफ देखें तो ये दोनों सेम है। मगर हमारे पास ये एक्सेल ने बाय डिफ़ॉल्ट जो जनरेट किया है वो ये है, मगर हमें ये नहीं चाहिए। हमें तो सिर्फ ये चीज़ें चाहिए तीनों ईयर के हिसाब से। तो हमने देखना है, तो इसने ईयर को भी इधर प्लॉट कर दिया। तो ईयर हमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो हम इसको इसकी फॉर्मेटिंग में जाते हैं इधर से। आप अगर देखें नीचे आगे तो इधर ऑप्शन आ रही होती है सेलेक्ट डाटा। सेलेक्ट डाटा की इधर ऑप्शन आ रही है। ठीक है, तो हमें सीरीज़ वन जो है ये हमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो मैं सीरीज़ वन को सिलेक्ट करता हूँ और इधर से रिमूव कर देता हूँ। ओहो सॉरी, इसको दोबारा ज़रा मैं अपलोड करता हूँ। तो ये मैंने दोबारा इसको ज़रा इंसर्ट करने लगा हूँ, ये इधर से थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। ये आ गया इधर, और फिर आपने इधर आगे इसकी फॉर्मेटिंग में देखना है जाके, किधर गया
फॉर्मेटिंग, चेंज चार्ट टाइप, सेलेक्ट डाटा, ठीक हो गया। तो सेलेक्ट डाटा में आप अगर आए हैं तो आप इधर देखेंगे कि सीरीज़ वन में ये चीज़ है, यानी कि ये जो कलर है ये सीरीज़ वन को नोट कर रहा है, ये जो कलर है सीरीज़ टू को नोट कर रहा है, और इधर ये सारी आ रही हैं चीज़ें, सीरीज़ वन, सीरीज़ टू, सीरीज़ थ्री, सीरीज़ फोर। तो हमें जो ये वाली ये हैं तीनों, ये वाली चीज़ें नहीं, ये तीन ही चीज़ें हमें चाहिए। तो इन तीनों को हमें ख़त्म करने के लिए इधर से डाटा कोई मॉडिफिकेशन करनी होगी। तो मैं इसको स्विच करता हूँ रोज़ और कॉलम में। तो जब मैंने रोज़ और कॉलम में स्विच किया तो मेरे पास आप देख सकते हैं ये एक कलर आ रहा है सीरीज़ वन के नाम से। तो मैं सीरीज़ वन को इधर से करता हूँ रिमूव, इसको सेलेक्ट किया और मैंने रिमूव कर दिया। तो अभी आप अगर देखें तो इसमें सिर्फ तीन चीज़ें आ गई हैं। अभी मैं इसको दोबारा से स्विच कर लेता हूँ। तो ये मैंने स्विच किया तो आप देखेंगे हमारे पास ये तीनों सेम आ गए हैं, यानी कि इसको मैं इधर से काट कर देता हूँ। ओहो, फिर वापस चले गया। तो इस तरह का वो ग्राफ बन गया था, ठीक है। इसी तरीके से वो बन गया था। तो आपने अब इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर सिर्फ एक और चीज़ आ रही थी, इधर सीरीज़ फोर ऐड हो रही थी। वो मैंने क्या किया, इसको ऐसे सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करके मैं उसके ऊपर गया था और उसको मैंने डिलीट कर दिया था, उसको मैंने डिलीट कर दिया था। इधर सीरीज़ फोर आ रही थी। तो ये तरीका होता है मल्टीपल बार चार्ट बनाने का। तो इसको आप इधर से रिमूव भी कर सकते हैं। तो आप इसको इधर से रिमूव भी कर सकते हैं, यानी कि टाइटल को इधर आप रिमूव भी कर सकते हैं और टाइटल ऐड भी कर सकते हैं। ये सारी फॉर्मेटिंग में जाएंगे, आप इधर राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास इधर बहुत सारी ऑप्शंस आ जाती हैं। तो आपने टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग वगैरह, फॉर्मेट चार्ट एरिया, आपने जो भी करना हो इधर से आप कर सकते हैं इसकी फॉर्मेटिंग। उसके अलावा आप अगर इसको सेलेक्ट करें तो आप इसके जो जा सकते हैं नीचे, नीचे जा सकते हैं और नीचे जाके आप इधर कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं फॉर्मेट जो है। तो आप देख रहे हैं कि कितना खूबसूरत ये लग रहा है। इसी तरीके से आप इसकी फॉर्मेटिंग वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो ये हो गया तरीका आपके पास ये बनाने का, मल्टीपल बार चार्ट बनाने का। इसके अलावा एक और आज डिस्कस करेंगे और फिर लेक्चर को क्लोज करते हैं, पाई चार्ट कैसे बनाते हैं। तो पाई चार्ट के लिए मैंने जो डाटा लिया है ये भी इसी बुक से है, और ये इस बुक में एग्जाम्पल नंबर है 8, 8वीं एग्जाम्पल है, 2.8 एग्जाम्पल है, ठीक है। तो इसको हमने अपलोड करने के लिए किस तरह से मैंने ये अपलोड किया है, आपने डाटा लिख लिया सारा। ये मेरे पास डाटा है, क्रॉप्स हैं और फर्टिलाइजर्स हैं। तो क्रॉप्स मेरे पास इसमें ये किस्में आ जाती हैं, वीट, शुगर केन, मेज और लेंटिल्स। और ये फर्टिलाइज़र ये कितनी ये प्रोडक्शन हुई है ये लिखा हुआ है सारा। तो आपने इसको सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करके आपने इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट में जाएंगे तो आपके पास ये पाई चार्ट आ रहा है, ठीक है। तो आपने इंसर्ट कर दिया तो ये मेरे पास इधर पाई चार्ट आ गया। आप देख सकते हैं इधर ये जो एरिया है वीट को शो कर रहा है, और ये शुगर केन को रेड वाला शो कर रहा है, ये जो मेज को ये ग्रे वाला शो कर रहा है, और ये जो है लेंटिल्स, इस कलर का मुझे नाम नहीं पता, इसको शो कर रहा है। तो ये ऊपर फर्टिलाइजर लिखा आ रहा है। आप इसको इधर से चेंज भी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं इसके ऊपर। तो ये होता है तरीका। अभी आप अगर देखें तो पाई चार्ट के आगे तीन चार और किस्में हैं। तो ये आप देख सकते हैं एक एक को अलग अलग कर रहा है, एक एक को आप देख सकते हैं कि ये अलग कर रहा है। तो ये इसका तरीका होता है ये फर्टिलाइज़र को अलग करने का, ये फर्टिलाइज़र को सॉरी कह रहा हूँ, पाई चार्ट को बनाने का। तो ये तरीका होता है सारा, ठीक हो गया। तो आज के लिए आई थिंक इतना ही काफ़ी है। कल मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप
डेटाबेस से डाटा को असेस करते हैं। ये मेरे पास एक डेटाबेस है, मैं आपको दिखाता हूँ इधर से। और कल इंडेक्स नंबर और रिकग्निशन एनालिसिस और प्रोबेबिलिटी निकालना सीखेंगे। तो मैं आपको पहले दिखाता हूँ। इधर एमएस एसएस की डेटाबेस है, सात प्रोग्राम वालों की, ये देख रहे हैं। तो इसमें मुख्तलिफ किस्म का इधर मेरे पास डाटा पड़ा हुआ है। डिज़ाइन व्यू में जाके ये मेरे पास डाटा पड़ा हुआ है बहुत सारे लोगों का। तो मैं कल आपको इस डाटा को एनालाइज करके दिखाऊंगा। ये आप देख सकते हैं इधर बहुत सारा डाटा पड़ा हुआ है। ठीक हो गया। तो कल मैं आपको ये डाटा एनालाइज करके दिखाऊंगा और इसके अलावा आपको इंडेक्स नंबर जनरेट करना सिखाऊंगा और इस तरीके से सारे काम करना सिखाऊंगा। तो आज के लिए लेक्चर को इधर ही मैं क्लोज कर रहा हूँ। मुझे कॉल भी आई है अभी मेरे दोस्त की, तो मैं उसको कॉल को भी रिसीव करता हूँ।